चलिए, तो आज से आपकी जो टीचिंग एप्टीट्यूड का जो सेक्शन है आपका यूकेपीएससी प्रवक्ता की परीक्षा में जो सेक्शन 1 भी है आपका खंड अ, तो उसमें जो आपका पहला सेक्शन है वो टीचिंग एप्टीट्यूड का है और टीचिंग एप्टीट्यूड का भी पाठ्यक्रम अगर आप लोगों ने देखा होगा, तो उसके भी पाठ्यक्रम की जो शुरुआती जो पहला टॉपिक है वो है भारतीय शिक्षा व्यवस्था। और ये भारतीय शिक्षा व्यवस्था क्या है? इस भारतीय शिक्षा व्यवस्था में हमको जो चीज़ें पढ़नी हैं, वो ज़्यादातर हैं आपकी भारत की आज़ादी के बाद क्या-क्या नीतियाँ भारत सरकार के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे वो स्कूली शिक्षा हो और चाहे वो उच्च शिक्षा हो, इसके ध्यान में रखते हुए ही ये वाला टॉपिक आपका निर्धारित किया गया है। इसमें अगर आप देखेंगे तो मैं आपको 1 मिनट दिखा भी देता हूँ इसका पाठ्यक्रम आपको। इसमें देखेंगे कि आप सारे के सारे वही टॉपिक हैं जो अ, हाँ, ये देखिए अगर आप अंग्रेजी में अगर आप देख पा रहे होंगे, तो इसमें आता है आपका इंडियन एजुकेशन सिस्टम। ये इंडियन एजुकेशन सिस्टम में क्या है पहला टॉपिक राधाकृष्णन आयोग, मुदालियार आयोग, कोठारी कमीशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसके अलावा ये एनसीईआरटी है, एनसीटीई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 1986 में जो शिक्षा नीति अपनाई गई थी, नेशनल एजुकेशन कमीशन है, एजुकेशन फॉर इक्वलिटी, सर्व शिक्षा अभियान, राइट टू एजुकेशन, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान और ई गवर्नेंस। तो ये सारे के सारे टॉपिक आपके क्या हैं आपके जो है पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी कि आज़ादी के बाद के, ठीक है? पोस्ट इंडिपेंडेंस जो है आपके ये सारे के सारे टॉपिक हैं। तो आज़ादी के बाद के ये सारे के सारे आपको टॉपिक पढ़ने हैं। आज़ादी से पहले जो अंग्रेज़ों की शिक्षा नीति थी, अंग्रेज़ों के द्वारा क्या-क्या नीतियाँ अपनाई गई थी, इसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे लेकिन वो इस टॉपिक से इतर किसी अन्य टॉपिक में करेंगे। फिलहाल हम यहीं से शुरुआत करने वाले हैं और टॉपिक टू टॉपिक हम सिलेबस टू सिलेबस चलेंगे ताकि आपके मन में भी क्लैरिटी हो कि सिलेबस हम कहाँ तक पहुँचे हैं और हमारे मन में भी ये रहे कि सिलेबस जो है हम टॉपिक टू टॉपिक चलाते रहें। तो आज हमने जो टॉपिक करना है वो है आपका राधाकृष्णन कमीशन यानी कि राधाकृष्णन आयोग। तो राधाकृष्णन आयोग हम लोगों ने पढ़ना है, तो इसमें जो राधाकृष्णन आयोग था, इसको देख लेते हैं हम सबसे पहले। ये आज़ाद भारत का उच्च शिक्षा के बारे में बनाया गया पहला कमीशन था और इसके बारे में देखिए। तो जब देश आज़ाद हुआ तो बहुत सारे अ, संस्थाएँ ऐसी थी, बहुत सारी जगहों पर भारत सरकार के पास उस समय नई-नई बनी हुई स गवर्नमेंट के पास, सरकार के पास ये चुनौती थी कि हम जो है अब क्योंकि हम आज़ाद हो चुके हैं तो आने वाले भविष्य के लिए, आने वाले भारत की नीतियों को बनाने के लिए अलग-अलग संस्थाओं में हमको जो है सुधारों की ज़रूरत है। और इन्हीं सुधारों को देखते हुए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ होती है, वो होती है शिक्षा और शिक्षा में भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? उच्च शिक्षा। स्कूली शिक्षा भी ज़रूरी है, माध्यमिक शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा, लेकिन जो उस समय की सरकार थी, सरकार का सबसे पहला जो ध्यान गया, वो किसकी तरफ गया? उच्च शिक्षा की तरफ गया, ठीक है? तो क्योंकि अंग्रेज़ों की शासन व्यवस्था उन्होंने अपने हिसाब से बनाई थी और भारत के लिए ज़रूरतें क्या थी कि आज़ाद भारत का वर्तमान और उसकी भविष्य की ज़रूरतों को वो पूरा कर सके, इसके लिए क्या बनाया गया? कि उसके लिए क्या किया गया? आप लोग देख सकते हैं इस पीपीटी में, उसके लिए जो है अंतर विश्वविद्यालय शिक्षा परिषद जो आपका जो है आईयूबीई था, इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ एजुकेशन था, उसने जो है एक उसने प्रस्ताव दिया और केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड सीएबीई तथा आईयूबीई ने मिलकर के ये प्रस्ताव दिया कि क्या किया जाए, एक जो है एक शिक्षा उच्च शिक्षा को की नीतियों को बनाने के लिए और इसका सर्वेक्षण इत्यादि करने के लिए क्या किया जाए, एक आयोग का गठन किया जाए और इसी आयोग के को कहा जाता है आपका राधाकृष्णन आयोग, ठीक है? तो इसके बाद जब आईयूबीई यानी कि इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ एजुकेशन तथा केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड सीएबीई इन दोनों ने मिलकर के भारत सरकार के सामने जो है एक अखिल भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग बनाने का या नियुक्त करने का प्रस्ताव रखा और 4 नवंबर 1948 ये गठन की तिथियां आपको याद रखनी है। ये फैक्चुअल चीजें हैं, ये याद तो रखनी ही पड़ती हैं परीक्षा में। फैक्चुअल चीजों का भी एक अनुपात ठीक-ठाक रहता है, फैक्चुअल चीजें ज्यादा पूछी जाती हैं। वैसे जो टीचिंग एप्टीट्यूड में ज्यादातर अ, जो प्रवृत्ति रहती है, जो ट्रेंड रहता है, वो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें ज़्यादा पूछते हैं, लेकिन फैक्ट भी कभी-कभी पूछ लिया जाता है। तो आयोगों को लेकर ज़्यादातर फैक्चुअल चीज़ें ही पूछी जाती हैं, तो फैक्ट भी आपको ज़रूर याद रखनी है। तो 4 नवंबर 1948 को विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई। तो इसका जो है राधा कृष्णन आयोग का दूसरा नाम क्या है? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। वैसे जो ऑफ़िशियल नाम है इसका, ये विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ही है,
लेकिन क्योंकि एक फैशन, एक ट्रेंड है, एक प्रवृत्ति है कि ज़्यादातर क्या किया जाता है, जो उस आयोग का अध्यक्ष रहा होगा, जिसकी अध्यक्षता में वो आयोग गठित होता है और जिसकी अध्यक्षता में वो आयोग काम करता है, उसी के नाम पर ज़्यादातर आप देखते हैं कि आयोग का नाम पड़ जाता है। और क्योंकि इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, तो इसी वजह से जो है इस आयोग का नाम राधाकृष्णन कमीशन या राधाकृष्णन आयोग बना। और इसके जो सचिव थे, सचिव कौन थे? श्री निर्मल कुमार सिद्धांत थे। निर्मल कुमार सिद्धांत साहब थे, अंग्रेजी के प्रोफ़ेसर थे ये, अंग्रेजी के प्रोफ़ेसर। और जहाँ तक मुझे याद है ये आपका जो इलाहाबाद नहीं सॉरी, लखनऊ विश्वविद्यालय है, लखनऊ विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विभाग के प्रोफ़ेसर और डीन थे, श्री निर्मल कुमार सिद्धांत सचिव थे। अन्य सदस्यों की अगर हम बात करेंगे तो एएमयू से डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन थे, इसके अलावा डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे, मुदालियर साहब आपके बाद में भी आने वाले हैं, ठीक है? इसके जस्ट बाद जो आयोग आएगा, उन्हीं की बात होगी। आर्थर मॉर्गन थे इसके अलावा, डॉक्टर जेम्स एफ डेफ थे, मेघनाद शाह थे, ये मेघनाद का हो गया है गलती से, मेघनाद शाह थे, इसके अलावा डॉक्टर के आर नारायण बहल थे और डॉक्टर ताराचंद थे। डॉक्टर मेघनाद शाह आप लोग जानते होंगे, ये फिजिक्स के प्रोफ़ेसर थे कलकत्ता विश्वविद्यालय में और बहुत बड़े वैज्ञानिक भी हुए हैं डॉक्टर मेघनाद शाह, ठीक है? तो ये सारे लोग थे इस आयोग के सदस्य, ये सारे सदस्य थे, अध्यक्ष थे आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सचिव थे आपके श्री निर्मल कुमार सिद्धांत जी, ठीक है? तो ये सारे लोगों का इस तरह से एक आयोग गठित हुआ, ये सारी फैक्चुअल जानकारी आपको तैयार रखनी है। इसके बाद इसके उद्देश्य पर अगर हम बात करें, राधाकृष्णन आयोग के उद्देश्य की अगर हम बात करेंगे, तो राधाकृष्णन आयोग का जो उद्देश्य था वो भारतीय विश्वविद्यालयों के संबंध में रिपोर्ट तैयार करना तथा देश की तत्कालीन एवं भावी आवश्यकताओं के अनुसार, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, देश की तत्कालीन एवं भावी आवश्यकताओं के अनुसार उच्च शिक्षा के निर्माण के सिद्धांत में निर्माण के संबंध में सुझाव देना था। इन्होंने क्या करना था कि भारतीय विश्वविद्यालय जितने भी उस समय भारत में विश्वविद्यालय चल रहे थे, उन सब के बारे में एक रिपोर्ट तैयार करनी है और साथ ही साथ क्या करना है कि भारत की वर्तमान नीतियाँ क्या हों और भविष्य की ज़रूरतों को देखते हुए, वहाँ की आवश्यकताओं को देखते हुए, हमारी उच्च शिक्षा की नीति क्या हो, किस तरह से उसका स्ट्रक्चर हो, इन सब के बारे में क्या करना है, सुझाव देने हैं, आवश्यक सुझाव देने हैं। ये काम क्या था, यानी कि ये उद्देश्य था इस आयोग के गठन का, ठीक है? तो ये आयोग का गठन का उद्देश्य आप लोग समझ गए होंगे कि कुल मिलाकर के अगर हम सार रूप में कहेंगे, तो कुल मिलाकर के उच्च शिक्षा की नीति ही बनाना था इसका उद्देश्य। हायर एजुकेशन में क्या नीतियाँ हो, क्या स्ट्रक्चर हो, सब कुछ बनाना इसका उद्देश्य था। और आप देखेंगे कि जो-जो आयोग ने रिपोर्ट दी, जो-जो सुझाव इस आयोग ने दिए हैं अपनी रिपोर्ट में, उनमें से बहुत सारे जो है सुझाव भारत सरकार ने उच्च शिक्षा में माने भी हैं। ठीक है? वो आप आगे चल कर के आप देखेंगे कि उच्च शिक्षा में जो स्ट्रक्चर अभी वर्तमान में चल रहा है, वो बहुत सारी बातें जो है राधाकृष्णन आयोग की ही मानी गई है। ठीक है? उन्हीं की सिफारिश के आधार पर वो सारी नीतियाँ बनी हुई हैं। ठीक है? तो आयोग की रिपोर्ट के संबंध में अगर हम देखेंगे तो पहला खंड में 747 पृष्ठ 747 पृष्ठ तथा दूसरे खंड में 1356 पृष्ठों वाले संपूर्ण रिपोर्ट को तैयार किया गया और ये रिपोर्ट इन्होंने सबमिट कब की? 25 अगस्त 1949 को, 25th ऑफ अगस्त 1949 को भारत सरकार को भेज दिया और इस प्रतिवेदन में उच्च शिक्षा से संबंधित बहुत सारे महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए थे, वो सुझावों को हमने पढ़ना है। यही दरअसल पूरे का पूरा राधाकृष्णन आयोग है, वही हमको पढ़ना है, वहीं से चीज़ें पूछी जाती हैं। पिछली बार लेक्चरर में यहाँ से एक बड़ा आसान सा प्रश्न पूछा गया था कि आसान लग सकता है ये प्रश्न कि राधाकृष्णन आयोग का आयोग का संबंध किससे है? राधाकृष्णन आयोग का संबंध किससे है? और इसमें 4 विकल्प दिए गए थे, ए, बी, सी, डी करके। तो इसमें से जो यानी कि एक विकल्प था माध्यमिक शिक्षा, इसके अलावा प्राथमिक शिक्षा, इस तरह से एक विकल्प था उच्च शिक्षा, एक और कोई विकल्प रहा होगा। तो इसमें आप लोग समझ पा रहे होंगे कि क्या विकल्प बनेगा सही, इसमें उच्च शिक्षा जो है सही ऑप्शन होगा। तो इस तरह से जो है प्रश्न पूछा गया था। आसान प्रश्न है लेकिन आसान कभी-कभी चूक जाते हैं ना कि राधाकृष्णन आयोग हाँ, शिक्षा से था। कौन-सी शिक्षा से था? उच्च शिक्षा से था, ठीक है? तो ये रिपोर्ट जो है आपको आगे पढ़नी भी है कि इस रिपोर्ट में कहा क्या गया था। सुझाव हम देखते हैं इसमें अब। तो पहला जो पॉइंट है, मैंने इसमें प्रत्येक टॉपिक को जो है अलग-अलग बनाया था कि शिक्षा के उद्देश्य क्या थे, शिक्षकों को लेकर के उन्होंने क्या कहा, स्ट्रक्चर पे क्या कहा, माध्यम पे क्या कहा, किस माध्यम में एजुकेशन होनी चाहिए। हर चीज़ को लेकर के इन्होंने जो है अलग-अलग विषय थे, तो हर टॉपिक को हमने अलग-अलग स्लाइड में रखा हुआ है। तो सबसे पहले इसमें क्या कहा गया था, विश्वविद्यालयी शिक्षा के उद्देश्य यानी कि जो यूनिवर्सिटी में या उच्च शिक्षा दी जाती है, उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, ठीक है? यानी कि ऑब्जेक्टिव
ऑब्जेक्टिव ऑफ हायर एजुकेशन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हायर एजुकेशन इन यूनिवर्सिटीज, अगर हम इसको अंग्रेजी में ऐसे कह सकते हैं। तो इसमें जो है पहला जो बताया गया था, ये क्या कहा गया, नवीन विचारधाराओं को जन्म देना तथा नवीन मान्यताओं और पुरानी मर्यादाओं के मध्य समन्वय स्थापित कर विकास की ओर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देना। यानी कि पहला उद्देश्य क्या है, यूनिवर्सिटीज का उद्देश्य क्या है, नई विचारधाराओं को जन्म देना, ठीक है, नवीनता लेकर के आना विचारधारा में। और दूसरी चीज क्या है कि जो पुराना है उसको भी अंगीकृत करना, और जो नया है उन दोनों के बीच क्या करना, समन्वय स्थापित करते हुए आगे जो है विचारों के निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना विश्वविद्यालय का प्रथम उद्देश्य होता है। डिग्री देना ही केवल उद्देश्य नहीं होगा, पहला उद्देश्य क्या है, उसमें क्या है, नई विचारधाराओं का निर्माण करना, और साथ ही साथ क्या करना है, नई और पुराने के बीच जो है समन्वय स्थापित करते हुए आगे बढ़ना। दूसरा उद्देश्य क्या है कि ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना जो राजनीति, प्रशासन, व्यवसाय एवं उद्योग आदि के क्षेत्रों में नेतृत्व कर सके। यानी कि कोई भी देश जो है तभी आगे बढ़ सकता है जब इन सारे क्षेत्रों में नेतृत्व करने की पर्याप्त क्षमता रखने वाले नागरिक जो है उस देश में हो। तो क्या किया गया, विश्वविद्यालय ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करे जो इन सारे क्षेत्रों में राजनीति, प्रशासन, व्यवसाय, उद्योग आदि क्षेत्रों में नेतृत्व कर सकें। और क्योंकि उस समय देश नया-नया आजाद हुआ था, तमाम समस्याओं, विभाजन की त्रासदी इत्यादि के बाद, तो बहुत जरूरी था कि क्या हो, नेतृत्व की क्षमता लिए हुए जो है युवा या फिर नागरिक जो है पैदा आगे आए। ठीक है, तो नेतृत्व की खूब जरूरत थी। तो हर क्षेत्र में नेतृत्व पैदा करना किसका काम होगा, विश्वविद्यालय का, यूनिवर्सिटीज का काम होगा। विश्वविद्यालय शिक्षा द्वारा उन गुणों का विकास करना है जिसे छात्र भविष्य में उत्तम नागरिक बन सके। तो उत्तम नागरिक भी बनाना है तो वो कौन बनाएगा, यूनिवर्सिटी बनाएगी। क्योंकि यूनिवर्सिटी में आप लोग देखते हैं, यूनिवर्सिटी में प्रवेश की ज्यादातर जो उम्र होती है वो 17, 18, 19 इसके आसपास होती है। तो वहां से जब एक बेस बन जाता है ज्ञान का स्कूल में, तो वहां से फिर आगे चल करके आपको जो है उत्तम नागरिक बनने की दिशा में और प्रजातांत्रिक मूल्य यानी कि जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक मूल्यों को जो है सिखाने का काम कौन करे, विश्वविद्यालय करे। क्योंकि हमने एक व्यवस्था के रूप में किसको चुना, ना तो हमने डिक्टेटरशिप को चुना, ना हमने मोनार्की को चुना यानी कि राज व्यवस्था को चुना, ना हमने थियोक्रेसी को चुना, ना यानी कि जो धर्म जो पादरी वगैरह शासन व्यवस्था चलाते हैं उसको नहीं चुना। हमने किसको चुना, हमने प्रजातंत्र को चुना था, डेमोक्रेसी को चुना था। तो बहुत जरूरी था कि एक ऐसे पिछड़े हुए समाज को जो है प्रजातांत्रिक मूल्य यानी कि लोकतांत्रिक मूल्य सिखाए जाए। और ये काम कौन करेगा, विश्वविद्यालय करेगा। ये भी किसने कहा, राधा कृष्णन आयोग ने कहा। अगला पॉइंट देखिए, विद्यार्थियों में आध्यात्मिक जीवन का विकास करना। अब ये थोड़ा सा अलग प्रकार का पॉइंट आपको लग सकता है। और ये पॉइंट क्यों आया है, क्योंकि कमीशन का नाम क्या है, राधा कृष्णन कमीशन है। ठीक है, और सर्वपल्ली राधाकृष्णन के व्यक्तित्व को आप थोड़ा बहुत जानते होंगे, अगर थोड़ा बहुत भी अगर आपने पढ़ा होगा, तो वो क्या थे, बड़े आस्थावान और बड़े आध्यात्मिक प्रकृति के व्यक्ति थे। ठीक है, तो कभी-कभी ऐसा होता है कि जो व्यक्ति का अपना विचारधारा होती है वो उसके काम में भी झलकती है। लिटरेचर वाले तो खूब जानते होंगे, चाहे वो किसी भी भाषा के लिटरेचर पढ़ने वाले हों, हिंदी वाले, अंग्रेजी वाले, संस्कृत वाले, किसी भी भाषा वाले, तो वो तो जानते ही होंगे कि जिसने लिखा है, जो राइटर होता है, जो काम कर रहा होता है, उसके काम में उसकी विचारधारा ज़रूर दिखती है। तो मुझे तो ये लगता है कि अगर राधाकृष्णन की जगह कोई और इस आयोग की अध्यक्षता कर रहा होता, जिसकी जो है आध्यात्मिक रुचियाँ नहीं है, तो ये वाला पॉइंट इसमें नहीं आता। लेकिन ये क्योंकि राधाकृष्णन इसके अध्यक्ष थे, तो क्या आना चाहिए, उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों में आध्यात्मिक जीवन का भी विकास करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि देश जो हमारा है, वो हमेशा से ही एक आध्यात्मिक राष्ट्र के रूप में जो है प्रसिद्ध रहा है पूरी दुनिया में। अगला इन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय शिक्षा का जो लक्ष्य है, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, विश्व बंधुत्व व दूरदर्शिता की भावना का विकास करना एवं आदर्शों का संरक्षण करना है। तो न्याय, स्वतंत्रता, समानता, विश्व बंधुत्व, ये सारे मूल्य क्या हैं? ये क्या है? एक डेमोक्रेसी के मूल्य हैं। ठीक है, लोकतंत्र के मूल्य हैं। तो ये वाला जो पॉइंट है, इसी का विस्तार कहीं न कहीं इस पॉइंट में आपको दिखाई देता है। तो ये सारे बताए गए थे विश्वविद्यालयी शिक्षा के उद्देश्य। कई बार यहाँ से पूछा जा सकता है, और विकल्प आपको जो है बड़ा कॉमन सेंसिकल जो है पूछा जाएगा। तो ये सारे उद्देश्य हैं, तो इसी में घुमा-फिरा करके भाषा रखी जाएगी, और एक विकल्प ऐसा रखा जाएगा जो आप कॉमन सेंस से उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है? इस तरह का कुछ रखा जाएगा तो आप उसको कर भी पाएँगे। ठीक है? तो वो जो है, तो विश्वविद्यालय शिक्षा के उद्देश्य ये सारे हैं, राधाकृष्णन कमीशन के अनुसार। दूसरी बात, इन्होंने सुझाव किस विषय में दिए? विश्वविद्यालयी शिक्षा के प्रशासन और उसके वित्तीय प्रबंध के विषय में दिए। ठीक है? वित्तीय प्रबंध यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे होगा? फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैनेजमेंट कैसे होगा? और इसके अलावा विश्वविद्यालय शिक्षा में प्रशासन यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा? एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा? इसको लेकर के भी जो है बात कही गई थी। उच्च शिक्षा में एक तो एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट।
तो पहला पॉइंट इन्होंने कहा कि इसका ये दायित्व किसका होगा, तो इन्होंने कहा ये दायित्व किसका है, उत्तरदायित्व किस-किसका है, केंद्र और राज्य दोनों का है। यानी कि जो हायर एजुकेशन है, विश्व इसको ध्यान रखना है, राधाकृष्णन आयोग किसकी बात करता है, केवल उच्च शिक्षा की ही बात करता है, ठीक है? 95% उसमें 1-2 पॉइंट है जहाँ पे थोड़ा माध्यमिक शिक्षा का भी ज़िक्र आया है, लेकिन वो ज़िक्र मात्र आया है, बाकी नीतियाँ बनाई इन्होंने किसके लिए है? उच्च शिक्षा के लिए। तो उच्च शिक्षा का उत्तरदायित्व यानी जो हायर एजुकेशन है, वो किसका दायित्व है? केंद्र और राज्य दोनों का होगा, ठीक है? और इन्होंने क्या कहा? उच्च शिक्षा अब जब केंद्र और राज्य दोनों का जो विषय होता है, वो किसके अंदर आता है? समवर्ती सूची के अंदर आता है, ठीक है? 3 प्रकार की सूचियाँ होती हैं ना, एक होती है आपकी केंद्रीय सूची, एक होती है राज्य सूची और एक होती है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची यानी कि जिसमें दोनों लोग कानून बनाते हैं और सामान्य नियम ये है कि अगर दोनों के बनाए हुए कानून आपस में टकर रहे हों, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हों, तो किसका माना जाता है? केंद्र का माना जाता है, राज्य को उसका सामान्यतः पालन करना पड़ता है। हालाँकि रूल ये है कि राज्य को भी उसमें भी थोड़ा बहुत बनाया जाता है या कॉन्फिडेंस में कम से कम लिया जाता है, ठीक है? तो इस तरह की चीज़ें की जाती हैं, तो समवर्ती सूची में रखने का प्रस्ताव इन्होंने किया था, ये तो प्रशासन से संबंधित बात थी। दूसरी बात इन्होंने कहा कि ये जो बनेंगे लैब वगैरह भवन-भुवन बनेंगे, तो ये कैसे बनेंगे? तो इन्होंने कहा कि प्रयोगशाला, पुस्तकालय, वाचनालय, खेलकूद आदि की व्यवस्था के लिए क्या किया जाएगा? अनुदान दिया जाना चाहिए, ठीक है? अनुदान यानी कि ग्रांट दिया जाना चाहिए, ठीक है? ये कहीं से फीस लेकर के नहीं किया जाएगा, ये कहीं से डोनेशन लेकर के नहीं किया जाएगा, ये काम किसका है? अनुदान देना, ग्रांट देना और ग्रांट कौन देगा? सरकार देगी। अब सरकार कैसे करके देगी? इसको भी ठीक अगले पॉइंट में इन्होंने डिस्कस किया हुआ है कि आयोग जो है एक आयोग बनाया जाएगा, वो अभी हम अगले उसमें पढ़ेंगे। तो शिक्षकों के वेतन और अन्य कार्यों के लिए यही मतलब ये ऊपर वाले कार्य हैं, देने और महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में समरूपता स्थापित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की स्थापना की जाए। इन्होंने कहा क्या-क्या करना है आपको? महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में देखिए यूजीसी के इन्होंने मेनली 2 काम बताए। हालाँकि यूजीसी की जब स्थापना हुई उसके बाद अब यूजीसी के पास बहुत सारे काम, ठीक है? लेकिन मेनली जो 2 उद्देश्य इन्होंने कहा, पहली चीज़ क्या करेंगे? शिक्षकों का वेतन देने और अन्य कार्यों को अनुदान देने के लिए यानी कि ग्रांट देने के लिए पहला काम और दूसरा काम ये क्या करेगा कि महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में एक प्रकार की समरूपता हो, एक प्रकार की यूनिफ़ॉर्मिटी हो, ठीक है? एक जैसा ही लगभग मोटे तौर पर व्यवस्था चल रही हो, इसके लिए क्या करना है आपको यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की स्थापना करनी है, ये जो है उन्होंने सुझाव दिया और यूजीसी करता भी यही है कि ऐसा ना हो कि कलकत्ता विश्वविद्यालय में जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं उसका कहीं से कोई संबंध जेएनयू से ना हो। जेएनयू में जो चीज़ें पढ़ाई जा रही है हैदराबाद यूनिवर्सिटी में अलग ही पूरी व्यवस्था चल रही है, ऐसा ना हो इसके लिए क्या करना है, एक केंद्रीय रेगुलेटरी बॉडी बनानी है, इसका नाम क्या है? यूजीसी है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो यूजीसी बनाने की सबसे पहली सिफारिश कहाँ की गई? इसमें की गई, राधाकृष्णन आयोग में की गई, वो आगे जाकर के बना भी। शिक्षण संस्थाओं को आर्थिक मदद देने वालों को इनकम टैक्स में रियायतें देनी है, तो ये थोड़ा कम इम्पोर्टेंट पॉइंट है लेकिन ये भी इन्होंने कहा, क्योंकि उस समय देश के पास, सरकार के पास इतना पैसा नहीं था कि इतना ग्रांट वगैरह सब कुछ दे पाए, तो उन्होंने ये भी कहा कि थोड़ा इस तरफ प्रेरित हों, जो प्राइवेट एंटिटीज़ हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, वो क्या हों थोड़ा-सा इसकी तरफ भी प्रेरित हों कि वो जो है आर्थिक मदद दें शिक्षण संस्थाओं को, इसके लिए उनको क्या करना है इनकम टैक्स में रियायतें दें और कुछ जो गैर सरकारी कॉलेज हैं, जो अच्छे हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं और इसके अलावा नियमों का पालन करते हैं, उनको क्या देना है आपने, उनको भी ग्रांट देना है। ग्रांट किस-किस को देना है? सरकारी को तो देना ही देना है, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय को, लेकिन साथ ही साथ गैर सरकारी कॉलेजों को भी अनुदान देना है, वो वाले ने जो नियमों का पालन करें और ऐसा होता भी है। कुछ प्राइवेट विश्वविद्यालयों को या प्राइवेट कॉलेजेस को भी यूजीसी जो है ग्रांट देती है। ये यूजीसी के द्वारा जो है एक लिस्ट आती है कि ये यूजीसी के द्वारा अप्रूव्ड है या नहीं है। ये भी जो है ये यूजीसी अब काम करती है। तो ये राधाकृष्णन आयोग में ही बात कही थी। इनकम टैक्स में रियायतें दो, जो मदद करते हैं, आर्थिक मदद करते हैं और दूसरी गैर सरकारी कॉलेजों को, ऐसे कॉलेज जो अच्छे हैं और यानी कि ये नियमों का पालन करते हैं, उनको भी जो है वो देना है। तो वित्तीय प्रबंध की ये समझ गए आपकी, यानी कि खर्चा जो चलेगा वो कैसे चलेगा, कैसे उसका मैनेजमेंट होगा, इसके लिए कहा यूजीसी बनाओ और ग्रांट देने का काम ये करेगा और प्रशासन के स्तर पर क्या होगा, केंद्र और राज्य दोनों का विषय होगा, समवर्ती सूची में इसको कानून बनाया जाएगा। ये पॉइंट रह गया, ये रह जाएगा, गलत तो नहीं करेंगे कि उच्च शिक्षा कई बार ऑप्शन में आ सकता है। उच्च शिक्षा किसका मतलब उच्च शिक्षा जो है केवल राज्य का विषय है, केवल केंद्र का विषय है या दोनों का विषय है? तो इस तरह की चीज़ें जो है आपको ध्यान रखनी है। अगली चीज़ संरचनात्मक संगठन की बात की, तो उच्च शिक्षा में संरचनात्मक संगठन कैसे होगा? यानी कि जो स्ट्रक्चर होगा, वो किस तरह का होगा? ठीक है? कितने साल के लिए पढ़ाना है, क्या-क्या पढ़ाना है, ठीक है? ये सारे मैनेजमेंट, यूजी में कैसे, पीजी में कैसे, रिसर्च में कैसे, उसके बाद के कार्यक्रम
किस किस तरह से होंगे इसको लेकर के कहा, तो इस स्ट्रक्चर के अंदर हम इसको रख सकते हैं। स्ट्रक्चर में बात करते हुए राधाकृष्णन आयोग ने कहा कि उच्च शिक्षा का जो संगठन है, जो व्यवस्था है, वो 3 लेवल पर करना है, 3 स्तरों पर किया जाए, स्नातक, स्नातकोत्तर और अनुसंधान, यानी कि यूजी यानी अंडर ग्रेजुएट, स्नातकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन और अनुसंधान यानी कि रिसर्च में। तो 3 स्तरों पर जो है आपको करना है। स्नातक 3 साल का, परास्नातक 2 साल का और शोध कार्य के लिए निम्नतम कार्यकाल जो है 2 साल का। अब क्योंकि अब देखिए स्नातक में ऐसा नहीं होता कि मिनिमम मैक्सिमम 3 साल का है तो 3 ही साल का होता है। ऐसा नहीं है कि मेरा ग्रेजुएशन 4 साल में हो रहा है। वो इंटीग्रेटेड वाले अलग हैं, ठीक है? या फिर जिसकी जो है वो आ जाए कंपार्टमेंट, जिसको लोकल लैंग्वेज में बैक लगना कहते हैं। ऐसे भी कई होते हैं, लेकिन मतलब ज्यादातर जो मतलब जो नियम है 3 साल का फिक्स है, ठीक है? अनुत्तीर्ण होना अलग विषय है। पाठ्यक्रम स्नातक में क्या है 2 साल का है, लेकिन आप देखेंगे जो पीएचडी होती है, जो रिसर्च वर्क होता है, उसके लिए जो है कोई निश्चित कार्य मतलब मैक्सिमम कोई समय सीमा नहीं है, लेकिन मिनिमम है और मिनिमम राधाकृष्णन आयोग के अनुसार क्या थी? 2 वर्ष थी, ठीक है? और 2 वर्ष इसलिए थी क्योंकि उस समय पे जो अभी आप लोग जानते हैं कि एक लंबे समय तक एक कोर्स जो है रखा जाता था जिसको कहते हैं आप एमफिल। पीएचडी से ठीक पहले होता था, पीजी के बाद होता था। एमफिल इसको कहा जाता है। एमफिल जो है 2020 की शिक्षा नीति के बाद ही खत्म किया गया है, ठीक है? अब सीधा पीएचडी होता है। तो क्योंकि एमफिल भी 2 साल का होता है इसलिए इन्होंने कहा निम्नतम जो है अनुसंधान के लिए 2 साल, यानी कि 2 साल एमफिल के लिए लेंगे तो पीएचडी के लिए भी 2 ही साल रखा जाता था। लेकिन अब क्योंकि एमफिल खत्म कर दिया गया है, तो पीएचडी के लिए मिनिमम जो है वो है आपका 3 इयर्स। 3 साल है, 3 साल में आपको करना पड़ता है। अब बाकी नियम बदल रहे यूजीसी 2 साल भी कह रहे थे कई-कई कभी-कभी कटिंग आती है कि अब 2 साल के लिए होगा, लेकिन फिलहाल नियम 3 साल का है, ठीक है? कि 3 साल मिनिमम आपको पीएचडी में रहना पड़ेगा, एमफिल अब खत्म किया जा चुका है, ठीक है? इसके अलावा इन्होंने कहा उच्च शिक्षा का वर्गीकरण 3 वर्गों में होगा, कला, विज्ञान और व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा, ठीक है? कला, विज्ञान और व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा, इन 3 स्तरों पे जो है इसका विभाजन किया जाना है। 3 वर्गों में किया जाना है। कला में आर्ट, साइंस और व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा में किया जाए और इन वर्गों की शिक्षा हेतु कला, विज्ञान और व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा के अलग-अलग विभाग खोले जाएँ। यानी कि क्या करना है? आर्ट, साइंस एंड कॉमर्स, कॉमर्स और टेक्नोलॉजी, टेक्निकल एजुकेशन, इन सब के लिए क्या करना है? अलग-अलग जो है विभाग आपको खोलने हैं। आर्ट्स के अलग होंगे, विज्ञान के अलग होंगे और व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा के अलग होंगे। इसके अलावा इन्होंने कहा कि जो व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा है, इसके जो है 6 वर्ग बनाने हैं आपको और ये 6 के 6 वर्ग याद रख लेना। इन्हीं में से एलिमिनेट किया करने को पूछा जा सकता है। व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा में जो है 6 वर्गों में विभाजित किया गया है, वो 6 वर्ग कौन-कौन से हैं? पहला है आपका कृषि यानी कि एग्रीकल्चर, वाणिज्य यानी कि कॉमर्स, इंजीनियरिंग एंड एवं तकनीकी यानी कि इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, चिकित्सा यानी कि मेडिकल, कानून यानी कि लॉ और शिक्षक प्रशिक्षण यानी कि टीचर्स ट्रेनिंग, ठीक है? तो इनके लिए जो है स्वतंत्र जो है संबद्ध महाविद्यालय खोलने की बात कही कि इसके लिए भी क्या करना है आपको अलग जो है स्वतंत्र महाविद्यालय खोलने ही खोलने हैं, ठीक है? ये ज़रूरी चीज़ें हैं, ये भी आपको करना है, ठीक है? तो ये जो है नियम इन्होंने बनाया था। ग्रामीण और इसके अलावा इन्होंने कहा कि ग्रामीण में क्योंकि उस समय देश अभी भी लगभग-लगभग 70% जो पॉपुलेशन है वो आज भी क्या रहती है लगभग गाँव में ही रहती है। तो ग्रामीणों की उच्च शिक्षा के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विश्वविद्यालय यानी कि रूरल यूनिवर्सिटीज़ खोली जानी चाहिए। ये बात भी इन्होंने कही। हालाँकि ये वाला जो पॉइंट है, वो उस स्तर पर इम्प्लीमेंट नहीं हो सका, ठीक है? ग्रामीण स्तर पर ग्रामीण विश्वविद्यालय खोले जाने का ये जो प्रावधान था, इसको जो है अप्लाई नहीं कर पाया क्योंकि बहुत सारी समस्याएँ होती हैं। सुझाव देने में और उसको ग्राउंड पर उतारने में ज़मीन-आसमान का अंतर होता है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें। तो ग्रामीण स्तर पर अलग-अलग प्रयास किए जाते हैं बीच-बीच में, ठीक है? बहुत रूरल जगहों पर भी महाविद्यालय खोलने की, कॉलेजेस खोलने के प्रयास किए जाते रहे हैं। लेकिन ये जो ग्रामीण विश्वविद्यालय का कॉन्सेप्ट था, ये उस तरह से अप्लाई नहीं हो सका। बाकी चीज़ें तो आप लोग देखते ही हैं। तो यही मैं कह रहा था कि इसको बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप लोग देखते हैं कि जो वर्तमान में जो स्ट्रक्चर चल रहा है, वो बहुत माइन्यूट अंतर के साथ राधाकृष्णन आयोग ने जो बातें कही थी, उसी के स्तर पर। यूजी 3 साल का, पीजी 2 साल का, शोध कार्य निम्नतम 2 साल का, ठीक है? इसके अलावा कला, विज्ञान और कॉमर्स के अलग विषय होते ही होते हैं और 6 वर्गों में विभाजित करने की इन्होंने बात कही थी। कृषि, वाणिज्य, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, कानून और शिक्षक प्रशिक्षण, ठीक है? तो ये था इसमें स्ट्रक्चर की बात। इस तरह से कही है राधाकृष्णन आयोग ने, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अगला जो था वो था शिक्षा का माध्यम, ठीक है? तो हर विषय को लेकर के इन्होंने कहा का मीडियम ऑफ एजुकेशन क्या होना चाहिए? शिक्षा का जो माध्यम होगा, जो मीडियम होगा, वो क्या होगा? ठीक है? तो इन्होंने कहा कि हिंदी का संघीय भाषा के रूप में विकास किया जाए। क्या कहा? हिंदी को क्या करना है? एक संघीय भाषा, संघ समझते हैं? संघ यानी कि यूनियन,
ठीक है। तो यूनियन की जो है संपूर्ण संघ यानी कि संपूर्ण देश हम कह सकते हैं नॉर्मल, वैसे संघ जो है यूनियन जो है पॉलिटी का शब्द है, ठीक है। तो वहां से उस भाषा के रूप में इसका विकास करना है और सभी भागों में उसे उच्चतर माध्यमिक एवं विश्वविद्यालय स्तर पर अनिवार्य किया जाए। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटीज पे क्या करना है, हिंदी को कंपलसरी करना है और उच्चतर माध्यमिक यानी कि जो हायर सेकेंडरी होता है, हायर सेकेंडरी यानी कि 11th-12th ये जो होता है, उसको जो है वहां पे हिंदी को क्या करना है, अनिवार्य बनाने की दिशा में प्रयास किए जाए हर भाग में, देश के हर भाग में, ठीक है। और अंतरराष्ट्रीय प्राविधिक और वैज्ञानिक परिभाषित शब्दों को अपनाया जाए। इन्होंने ऐसा कहा कि जो साइंटिफिक टर्म है और जो टेक्निकल टर्म है, ठीक है, जो यूनिवर्सली प्रयोग किए जाते हैं, उनको हमको वैसे का वैसा ही रखना है। समझ रहे हैं आप? कि जैसे अगर किसी भी इसके लिए, जैसे किसी एक प्राणी वर्ग के लिए, विशेष के लिए, जैसे माना बायोलॉजी में एक शब्द चलता है, आ, माना रख लिया प्रोटोजोआ। तो ये प्रोटोजोआ जो है, ये एक जीव वर्ग के लिए रखा जाता है, ठीक है। तो प्रोटोजोआ क्या है, यूनिवर्सली प्रयोग किया जाता है। तो इन्होंने कहा कि ये जो शब्द है, ये जो टेक्निकल टर्म है, इनको वैसा का वैसा ही रखो। अब प्रोटोजोआ के लिए आपको अलग से हिंदी में अलग शब्द गढ़ने की जरूरत नहीं है। हिंदी में इसको प्रोटोजोआ लिख लो, कोई समस्या नहीं है, और ये होता भी है। आप लोग देखते होंगे जो जिन्होंने हिंदी माध्यम में साइंस पढ़ी, वो जो है ऐसा ही लिखते हैं, देवनागरी में लिखते हैं, लेकिन प्रोटोजोआ के लिए अलग से हिंदी का कोई शब्द तो नहीं है, ठीक है, वही है। बहुत कम शब्दों के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक परिभाषित शब्द है, उनको वैसा ही रखना है। और साथ ही साथ एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है, इन्होंने ये कहा कि विश्व एवं ज्ञान के साथ संपर्क बनाए रखने के लिए, कि ताकि दुनिया के साथ हमारे विश्वविद्यालयों का हम सबका संपर्क बना रहे, इसके लिए क्या हो, स्कूलों और विश्वविद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन क्या हो, यथापूर्व चलता रहे। उन्होंने क्या कहा, अब ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी बात लग सकती है आपको कि हिंदी को भी अनिवार्य कर रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं अंग्रेजी माध्यम से यथापूर्व चलाते रहो। तो मतलब दूसरे एक तरह से दुविधाएं भी दिखाई देती है कि अंग्रेजी भी रखनी है और हिंदी को भी जो है हमें प्रमोट करना है। तो इसके बीच कैसे समन्वय बिठाया जाए, ये अभी तक जो है एक बहुत बड़ा टॉपिक बना हुआ है कि हिंदी में भी हमको लेकर के आते रहना है। हिंदी यानी कि केवल हिंदी की बात अब नहीं की जा सकती, मतलब समस्त भारतीय भाषाएं, उनको भी हमको प्रोटेक्ट करना है, उनको भी ज्ञान की भाषा बनाना है और अंग्रेजी के साथ भी संबंध बनाए रखना है। तो ये भी इन्होंने कहा कि अंग्रेजी माध्यम से यथापूर्व जो अध्ययन चलता रहा है अंग्रेजों के समय से, गुलामी के दौर से, वैसा का वैसा जो है यथापूर्व चलता रहे, ताकि विश्व के साथ और ज्ञान की दुनिया के साथ संबंध बना रहे हम लोगों का, ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने कहा कि माध्यमिक एवं विश्वविद्यालय स्तर पर प्रत्येक छात्र को 3 भाषाओं का ज्ञान कराना है। एक क्षेत्रीय भाषा यानी कि रीजनल लैंग्वेज, दूसरी है राष्ट्रभाषा यानी कि जो हिंदी होगी उनके अनुसार, और तीसरी है अंग्रेजी भाषा। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये जो आयोग है 1948, 1948, 49 में काम कर रहा है। तो इस समय पे जो है, जो हिंदी भाषा विरोधी आंदोलन जो चल पड़ा मुख्यतः गैर हिंदी प्रदेशों में, खासकर दक्षिण भारतीय राज्यों में, और थोड़ा बहुत बंगाल में तो बहुत देर में ये सारी चीजें आई। तो उससे पहले का ये बात है, क्योंकि वहां जो चला वो 50s के बाद चलना शुरू हुआ, जो हिंदी के विरोध में बातें कही गई, मतलब आंदोलन चला कि हिंदी जो है, आप हिंदी को हमारे ऊपर इम्पोज नहीं कर सकते। आप लोग देखते होंगे कि इस तरह के वीडियोस खूब प्राप्त होते रहते हैं कि हम हिंदी नहीं बोलेंगे, और एक नफरत के स्तर पर जो है वो आंदोलन पहुंच जाता है कभी कभी, ठीक है। तो ये जो आंदोलन उस समय नहीं चला था, इसलिए जो है उस समय की संस्थाएं धड़ल्ले से राष्ट्रभाषा शब्द का प्रयोग कर रही थी, ठीक है, और बहुत उसके साथ कर रही थी। और राष्ट्रभाषा कौन हो सकती है, हिंदी ही हो सकती है। महात्मा गांधी ने कहा कि, है ना, कि हिंदी ही जो है इस देश की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। तो उस समय की, तो उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय भाषा, रीजनल लैंग्वेज, जो भी उस समय क्षेत्र विशेष में बोली जाती है, हिंदी जो है राष्ट्रभाषा दूसरे स्तर पर, और तीसरे स्तर पर अंग्रेजी जो है, क्योंकि अंग्रेजी जो है उस समय भी और आज भी क्या है, ज्ञान की दुनिया की सबसे कह सकते हैं सबसे प्रसिद्ध और सबसे जो है काम की भाषा है, ठीक है। तो सबसे नॉलेज का जो कंटेंट आपको मिलता है सबसे शानदार, वो अंग्रेजी में ही मिलता है। तो ये सारी चीजें, तो ये इन्होंने माध्यम को लेकर के बात कही थी। अगला आता है शिक्षा का स्तर, यानी कि शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए, यानी कि स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन को बेहतर करने के लिए या उसको बनाए रखने के लिए हमें किन किन मानकों पर खरा उतरना है, इसके संबंध में क्या क्या सुझाव राधाकृष्णन कमीशन देता है, इसको अब हमने इस टॉपिक के अंदर पढ़ना है। स्नातक में उन्हीं छात्रों को प्रवेश दिया जाए जो 12 वर्ष तक स्कूल में अथवा इसके समकक्ष शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं। इन्होंने कहा कि स्टैंडर्ड अगर आपको हायर एजुकेशन का बनाए रखना है, तो इसके लिए बड़ा जरूरी है कि आप क्या करें, 12 वर्ष तक स्कूल में और इसके समकक्ष शिक्षा प्राप्त कर चुका हो, उसी को क्या करना है, यूजी में एडमिशन देना है, ठीक है। 12 वर्ष तक स्कूल यानी कि सामान्य, तो अब तो नियम है 12th पास या उसके समकक्ष कुछ किया हुआ हो, तभी जो है
स्नातक में उन्हें प्रवेश दिया जा सकता है। तो स्टैंडर्ड तभी तो मेंटेन होगा, वरना कोई केवल 5 साल रहा है स्कूल में और फिर यूजी में आ गए तो स्टैंडर्ड गड़बड़ा जाएगा ना, तो वो सारी चीज़ें। तो स्टैंडर्ड को बनाए रखने के लिए 12 साल मिनिमम। स्नातक स्तर पर सभी वर्गों में कला, विज्ञान और व्यावसायिक वर्ग का पाठ्यक्रम जो है विस्तृत किया जाए। इन्होंने कहा सभी स्तरों पर क्या करना है, पाठ्यक्रम को हमको क्या करना है, थोड़ा विस्तृत करना है, थोड़ा-सा फैलाना है उसको, ताकि क्या हो, छात्र अपनी रुचि की और ज़रूरत के अनुसार यानी आवश्यकता के अनुसार विषय का चयन कर सकें। उसको जो है पर्याप्त छूट हो कि वो कौन-सा विषय लेना चाहता हो। ऐसा ना हो कि विज्ञान के अंदर सारे का सारा विज्ञान पढ़ाया जा रहा है। तो विज्ञान के अंदर भी पाठ्यक्रम विस्तृत करते हुए अलग-अलग विषय जो है विभाजित कर दिए जाते हैं। बायोलॉजी अलग करके बायोलॉजी के अंदर भी 2 सेक्शन, ज़ूलॉजी, बॉटनी, इसी तरह से फिजिक्स अलग, केमिस्ट्री अलग, मैथ्स अलग, है ना? तो इस तरह से अलग-अलग चैप्टर, जियोलॉजी, वो भूगर्भ विज्ञान जिसको कहा जा सकता है, वो अलग कर दिया गया। तो इस तरह से, ताकि और व्यवसाय में भी अकाउंट्स अलग, बिज़नेस अलग, ये सारी चीज़ें अलग, कला में भी अलग-अलग विषय, ये किया जाए। और ये क्यों करना है? क्योंकि रुचि और आवश्यकता के अनुसार अपना विषय, ताकि एक-एक विद्यार्थी अपना ले सकें। उसको माना पूरा सोशल साइंस नहीं पढ़ना है, केवल हिस्ट्री, ज्योग्राफी के साथ संस्कृत लेना है, तो वो ऐसा कर पाए। इसके लिए ज़रूरी है कि पाठ्यक्रम को विस्तृत किया जाए, ठीक है? विश्वविद्यालयों में छात्रों की संख्या इन्होंने कहा स्टैंडर्ड के हिसाब से 3000 और महाविद्यालयों में 1500, कि एक यूनिवर्सिटी में 3000 से ज़्यादा नहीं रखने हैं और महाविद्यालय में 1500 से ज़्यादा नहीं रखना है। हालाँकि इस चीज़ को भी इम्प्लीमेंट कर पाना आज की समय में असंभव है, वरना फिर तो हज़ारों हज़ार यूनिवर्सिटी खोलनी पड़ेगी इस देश की आबादी को देखते हुए। देश की आबादी वर्तमान समय में 145 करोड़ प्लस है, 150 करोड़ ही मान के चलो। 5 करोड़ हमारे लिए कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं, हम 1 आध साल में कर भी लेते हैं, है कि नहीं है? तो ये जो है समस्या, तो ये जो है इसको भी अप्लाई नहीं कर पाए, लेकिन अगर मेंटेन करने के उद्देश्य से देखा जाए तो ये सुझाव इन्होंने दिया था कि संख्या में भीड़ ना हो जाए, तो 1500 ज़्यादा से ज़्यादा एक कॉलेज में और छात्रों की संख्या 3000, ठीक है? और डीएवी जो देहरादून में कॉलेज है, वहीं जो है संख्या करीब-करीब 6-7 हज़ार पहुँच जाती है, ठीक है? इतने तो वोटर वोटर ही होते हैं वहाँ पे, उतना जो है उस वोटिंग से भी पता चल जाता है। उसके बाद भी कुछ एडमिशन होते हैं, तो बहुत सीटें जो है उसमें होती हैं। 1500 जो है अधिकतम माना गया था और इतना जो है स्टैंडर्ड फॉलो हो नहीं पाता है। स्नातकोत्तर स्तर पर प्रवेश जो है अखिल भारतीय स्तर पर होना चाहिए। इन्होंने क्या कहा कि स्नातकोत्तर में क्या करना है? ऑल इंडिया लेवल पे करना है। क्योंकि यूजी में तो आएँगे ठीक-ठाक संख्या में लोग, जिस विश्वविद्यालय में लेना चाहें वहाँ पे, लेकिन ऑल इंडिया लेवल पर अगर पीजी में अगर एडमिशन करना है, तो एक ऑल इंडिया लेवल पर जो है उसके लिए परीक्षा होनी चाहिए और फिर जो है स्नातकोत्तर कराना चाहिए। ठीक है? और ये जो पाठ्यक्रम होगा पीजी का, इन्होंने कहा कि स्नातक छात्रों के लिए 2 साल का और जो ऑनर्स कोर्स के उत्तीर्ण छात्र हैं, उनके लिए क्या हो, 1 वर्ष का होना चाहिए। इन्होंने क्या कहा कि जो आपके स्नातक वाले हैं, आप लोग जानते हैं कि एक होता है सामान्य स्नातक, उसमें 3 सब्जेक्ट होता है और एक होता है आपका ऑनर्स कोर्स कि जिसमें जो है अंततः एक विषय में आपकी स्पेशलिटी बनती है। तो उन चीज़ों को लेकर के जो है ये आयोग भी बात करता है, ठीक है? तो ये भी एक बात थी। इन्होंने क्या कहा कि स्नातक छात्रों के लिए 2 साल का पीजी रखना है और ऑनर्स वाले हैं उनके लिए 1 साल भी बहुत है, क्योंकि उन्होंने 1 साल स्पेशलाइज़ेशन अपने यूजी में ही कर लिया है, ठीक है? तो ये स्नातक छात्र कौन से होते हैं? जैसे एक मीम चलता है ना आजकल, एक जो चैनल है लल्लन टॉप नाम से, बहुत बड़ा चैनल है। तो वो एक बच्चे के पास जाकर के कहता है कि भाई बताओ आपने, वो कहता है आपने क्या किया? तो वो कहता है मैंने बीए किया। वो कहता है कौन से विषय में बीए किया? वो कहता है मैंने प्लेन बीए किया है। तो ये प्लेन बीए वही है। प्लेन बीए यानी कि वो शायद कहना चाहता था कि मैंने किसी एक विषय में नहीं किया, 2-3 विषयों में किया है। तो इसीलिए उसने कहा प्लेन बीए, नॉन ऑनर्स, लेकिन उसका जो है मीम बन गया, उसने कहा भी इसी तरह से, चुपचाप विषय बोल देता तो ठीक था, लेकिन प्लेन बीए। तो वो मीम एक चल पड़ा था। तो ऑनर्स और उसके लिए जो है ये था, ठीक है ना? स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम में किसी एक विषय का, सॉरी यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया। गहन अध्ययन कराया जाए, यानी कि पीजी लेवल पे क्या कराना है? केवल एक विषय का गहन अध्ययन कराना है, जिसमें क्या करना है? विषय की शोध विधियों, कि पीजी लेवल पे भी आप रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ा दो, शोध विधियों का ज्ञान कराओ और प्रशिक्षण जो है अनिवार्य कराया जाए। विषय की शोध विधियाँ, ठीक है? यानी कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो प्रैक्टिकल खूब सारे कराए जाएँ और उसमें प्रशिक्षण हो, ट्रेन किया जाए उस दिशा में। तो वो सारी चीज़ें आपको पढ़ानी चाहिए पीजी लेवल पर, ठीक है? किसी एक ही विषय में गहरा अध्ययन कराना है और उसकी रिसर्च मेथोडोलॉजी यानी कि शोध विधियाँ और प्रशिक्षण का जो है अनिवार्य उसमें किया जाए। पीजी का स्ट्रक्चर इस तरह का उन्होंने कहा था, तभी जो है स्टैंडर्ड बन पाएगा। तो पीजी लेवल के स्टैंडर्ड के लिए उन्होंने ये कहा। ठीक है? और पीएचडी के लिए कहा उन्होंने कि पीएचडी की जो अवधि है वो क्या होनी चाहिए? 2 वर्ष के का जो है होना चाहिए। पीएचडी की उपाधि 2 साल के रिसर्च वर्क के बाद मिलनी चाहिए और पीएचडी उन्हीं से कराना है जिनकी शोध कार्य में एक तो रुचि हो, केवल ऐसे ही ना आ गई हो कि चलो अब पीएचडी करते हो। उनकी
जो है इंटरेस्ट होना चाहिए, रुचि हो, और दूसरी क्या हो, शोध कार्य करने की बौद्धिक क्षमता भी हो, कि हर कोई पीएचडी नहीं करेगा, किसकी जिसके क्या होगी, क्षमता होगी, जिसमें एप्टीट्यूड होगा, जिसमें क्षमता होगी उस विषय में पीएचडी करने की, वही कर पाएगा। और इसको स्टैंडर्ड तभी तो मेंटेन हो पाएगा, वरना फिर जैसे कि वैसे पीएचडी का स्टैंडर्ड अब कुछ बहुत अच्छा शानदार रह नहीं गया, बहुत सारे लोग पीएचडी कर लेते हैं। तो वही है, क्योंकि एक तो शोध कार्य में रुचि का परीक्षण अच्छे से नहीं होता है, दूसरा बौद्धिक क्षमताओं का परीक्षण उस प्रकार से नहीं होता है, ठीक है? तो बौद्धिक क्षमताओं का परीक्षण कैसे होता है पीएचडी में, आप लोग जानते होंगे 2 स्तरों पर होता है। एक तो कराया जाए एंट्रेंस, और दूसरा कराते हैं फिर इंटरव्यू, 2 लेवल पर होता है। कि रुचि भी देख लें और क्षमता भी देख लें। तो इस लेवल पर जो है यूनिवर्सिटीज़ कराती हैं। और पीएचडी एवं अनुसंधान कार्य के लिए विद्यार्थियों के लिए क्या हो, अनुसंधान शिक्षावृत्ति, यानी कि जो रिसर्च फेलोशिप है, वो भी जो है देने की बात कही गई है इसमें। ठीक है? क्या करना है आपको, साथ ही साथ रिसर्च फेलोशिप की व्यवस्था होनी चाहिए। रिसर्च फेलोशिप, और रिसर्च फेलोशिप मिलती भी है। ठीक है? अब बहुत सारी फेलोशिप्स हैं। अगर हम साइंस में बात करेंगे तो जैसे इंस्पायर की एक फेलोशिप मिलती है। तो ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी अगर आप लगातार करेंगे बिना गैप के, अच्छा परसेंटेज आपका होगा तो आपको मिलती रहेगी। इसके अलावा जो सबसे बड़ी रिसर्च फेलोशिप है उसको जेआरएफ कहा जाता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। इसमें प्रतिमाह आपको मिलते हैं वर्तमान समय में 37 प्लस 37 के 37,000 है ना, 40 के आसपास एचआरए मिला करके भी 40-45, वो शहर पर डिपेंड करता है एचआरए। तो जेआरएफ मिलता है। इसके अलावा जो नॉन जेआरएफ है, जो अगर कोई कैंपस से कर रहा हो तो यूनिवर्सिटी भी जो है कभी-कभी वो देती है, एक मानदेय देती है, यानी कि हर मंथ स्कॉलरशिप देती है, वो 8,000 के आसपास होती है। इसके अलावा जो ओबीसी के लिए मिलती है, बहुत सारी है। इसके अलावा प्रधानमंत्री एक रिसर्च स्कॉलरशिप की योजना है, उसमें 25 लाख रुपए जो है 5 साल की अवधि में मिलते हैं। तो इस तरह की जो है ये सारी व्यवस्थाएँ की गई हैं। तो ये वाली एक और चीज़ है, ठीक है? ये तो एडिशनल जानकारी है कि कोई करना चाहे आप में से और उसको ये हो कि भाई आर्थिक समस्याएँ हो घर में, तो जेआरएफ करिए, नेट निकालिए, और नेट में ही जो टॉप रैंकर्स होते हैं वो जेआरएफ में पहुँचते हैं। जेआरएफ मिलती है तो उसके बाद अच्छा, जेआरएफ की जो मैक्सिमम एज है वो 28 है। 28 या 30 शायद है। वो आप देख लीजिएगा, गूगल पे आसानी से मिल जाएगा। इसका नियम भी बदलता रहता है यूजीसी, इसलिए। ठीक है? तो ये जो है इन्होंने कहा कि जो है पीएचडी के लिए क्या देना है, और शिक्षावृत्ति भी देनी है, फेलोशिप देनी है। वरना क्या होगा कि पीएचडी करने कोई क्यों आएगा? पीजी के बाद आदमी जॉब लगने के लिए जाएगा, ठीक है? क्योंकि उसको अपने परिवार का भरण-पोषण करना है। इसके लिए शिक्षावृत्ति अच्छी खासी अमाउंट आपको देनी चाहिए, तभी जो है शिक्षा का स्टैंडर्ड मेंटेन हो पाएगा, ठीक है? अगली चीज़ इन्होंने कही, शिक्षक वर्ग, यानी कि जो टीचिंग स्टाफ है, टीचिंग के लिए क्या, जो टीचर्स है उसके लिए क्या होगा? इनकी व्यवस्था कैसी होगी? ठीक है? सैलरी के लिए तो कह ही दिया, यूजीसी का नियमों को गाइडलाइन सब होगा, लेकिन क्या इसकी हायरार्की क्या बनेगी? इसका सिस्टम क्या होगा? इसको लेकर के क्या कहा गया है? विश्वविद्यालय के अध्यापकों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया जाए। कहीं पे 5 भी मिलता है, लेकिन 5वाँ वर्ग को वो कहते हैं पाठक। तो पाठक थोड़ी वो होता है, पाठक टीचर में थोड़ी आता है, पाठक तो मतलब विद्यार्थी के लिए होता है, होगा शब्द यूज़, ठीक है? तो 4 स्तरों पर होता है। पहला होता है प्रोफ़ेसर, दूसरा होता है रीडर, तीसरा होता है लेक्चरर, चौथा होता है इंस्ट्रक्टर या फेलोज़। तो यही जो है नियम चलता भी है, और वर्तमान समय के लिए इसके लिए जो है अलग-अलग शब्द चलते हैं। प्रोफ़ेसर के लिए तो प्रोफ़ेसर ही शब्द है। रीडर के लिए जो शब्द यूज़ किया जाता है उसको कहते हैं आप एसोसिएट प्रोफ़ेसर, एसोसिएट प्रोफ़ेसर, ठीक है? लेक्चरर के लिए जो शब्द यूज़ किया जाता है उसको कहते हैं आप असिस्टेंट प्रोफ़ेसर, और असिस्टेंट प्रोफ़ेसर पे ही एंट्री होती है। इस लेवल में जो सबसे छोटा पद होता है वो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर होता है। और चौथा जो है वो इंस्ट्रक्टर या फेलोज़ होता है। फेलो वही होता है जो पीएचडी कर रहा होता है, वो चौथे स्तर पर आता है। तो आप लोग जानते हैं रिसर्च फेलोज़ को भी क्लासेस जो है पढ़ाने के लिए दिया जाता है। तो रिसर्च फेलो जो होता है, वो आप कह सकते हैं कि टीचर और जो विद्यार्थी है उन दोनों के बीच की कड़ी एक तरह से काम कर रहा होता है। तो उसको जो है टीचर्स के अंदर भी माना जा सकता है। तो 4 लेवल पर जो है होता है। रीडर के लिए वर्तमान समय में एसोसिएट प्रोफ़ेसर जो है शब्द प्रयोग किया जाता है। इसको कहा जाता है सह अध्यापक, सह प्राध्यापक भी कह सकते हैं आप। प्रोफ़ेसर को कहा जाता है प्राध्यापक, प्राध्यापक। एसोसिएट प्रोफ़ेसर को कहते हैं सह प्राध्यापक या सह अध्यापक भी शब्द चलता है। और लेक्चरर के लिए या असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के लिए कहा जाता है सहायक प्राध्यापक, ठीक है? तो सहायक, और ये और चौथे स्तर पे फेलोज़ जो होते हैं, ठीक है? तो ये जो है सिस्टम की हायरार्की बनाई गई, और ये सारी चीज़ें अप्लाई भी होती हैं, इसी लेवल पे होता भी है, ठीक है?
दूसरी बात इन्होंने कही कि अध्यापकों को उचित सुविधाएं हैं, भविष्य निधि यानी कि जो पीएफ होता है ना, प्रोविडेंट फंड, वो देना है। कार्यकाल हो गया, अवकाश हो गया, आदि के नियम क्या हो स्पष्ट रूप से बताए जाएं या बनाए जाएं और इनका पालन किया जाए। क्या करना है, अध्यापकों के लिए जो उचित सुविधाएं हैं, बहुत शानदार सुविधाएं देने की जरूरत है। प्रोविडेंट फंड के लिए कार्यकाल कितना होगा, अवकाश कितने होंगे, इन सब के नियम क्या हो बड़े स्पष्ट होने चाहिए, बहुत जो है कंक्रीट होने चाहिए और इनका नियम का पालन होना चाहिए। तभी जो है बेस्ट ब्रेन जो होगा, सबसे अच्छा और सबसे अच्छा टैलेंट जो होगा वो किस क्षेत्र में आएगा, वो जो है प्राध्यापक बनेगा। आप लोग, मैं, मेरा जो व्यक्तिगत रूप से मानना है कि जो बेस्ट ब्रेन होता है ना, वो हमारे समय की सबसे बड़ी समस्या वो है कि वो सिविल सर्विसेज में जाता है, आईएएस वगैरह बनने के लिए जाता है। और ये हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है इसके लिए बहुत बड़ा नुकसान है कि जो बेस्ट ब्रेन है, बहुत शानदार विद्यार्थी है, वो आईएएस की परीक्षा में जाता है, क्योंकि इसमें थोड़ा-सा पावर वावर ये सारी चीज़ें रहती हैं। हमारे देश ने ये कल्चर स्थापित ही नहीं किया कि जो प्रोफ़ेसर होता है, वो जो है, वो जो सबसे अच्छा ब्रेन है, अगर वो प्रोफ़ेसर होता अपने विषय में, तो कितनी अच्छी बात होती। लेकिन वो आईएएस में जाते हैं ज़्यादातर। ऐसा नहीं है कि जो प्रोफ़ेसर में जाते हैं वो कम, प्रोफ़ेसर वाले भी बेस्ट ही प्रोफ़ेसर में बनता है। लेकिन जो बेस्ट हैं वो अगर इस तरफ आते तो भी जो है कमाल की बात हो जाती। जो क्रेज़ एक आईएएस के लिए इस समय पे चलता है या जो हो रहा है, वो क्रेज़ जो है यहाँ पे इस लेवल पे होना चाहिए था, प्रोफ़ेसर बनने के लिए होना चाहिए था। वैसे रोचक जानकारी आपके लिए दे दूँ कि जो आईएएस की सैलरी होती है ना, मतलब जो ऑफ़िशियल सैलरी होती है, जो बैंक में आती है, वो जो है कम होती है। और जो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर को मिलती है, वो एक प्रमोशन के बाद ज़्यादा मिलती है। यानी कि जो प्रोफ़ेसर की सैलरी होती है, प्रोफ़ेसर को लेवल पे स्केल है 14, आईएएस को जो है वो बहुत सारे प्रमोशन के बाद मिलती है, ठीक है? तो प्रोफ़ेसर की जो है सैलरी ज़्यादा होती है, आईएएस की तुलना में, कहीं ज़्यादा होती है। असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की एक लेवल के बाद आगे चले जाती है। केवल सैलरी ही लेकिन वो नहीं है, एक कल्चर भी डेवलप किए जाने की आवश्यकता थी, ठीक है? तो ये तो बाहर की बात है। अध्यापकों को उचित सुविधाएँ इत्यादि। इसके अलावा इन्होंने कहा कि जूनियर जो होंगे और सीनियर जो होंगे, जूनियर में इन्होंने रखा लेक्चरर को और इंस्ट्रक्चर को, यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर और इंस्ट्रक्टर यानी कि जो फेलोज़ होंगे उनको, का सीनियर के अनुपात में साधारणतः 2:1 होना चाहिए कि अगर जो है 2 सीनियर हो, एक प्रोफेसर और एक रीडर है, तो इसके अलावा क्या होने चाहिए, 4 होने चाहिए टोटल मिलाकर के ये। इस तरह से हायरार्की बननी चाहिए। ऐसे नहीं कि असिस्टेंट प्रोफेसर एक ही और 3 एसोसिएट प्रोफेसर वहाँ पे घूम रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हायरार्की अच्छे से बननी चाहिए। 2:1 में जो है प्रत्येक विभाग में होना चाहिए और विश्वविद्यालय के समीप ही शिक्षकों को रहने के लिए कम किराए के आवासों की व्यवस्था की जानी चाहिए, ठीक है? ताकि क्या हो, एक शिक्षक जो है जब यूनिवर्सिटी के पास रहेगा, तो क्या होगा, विद्यार्थी के जो है ज़्यादा निकट रहेगा। और बहुत सारे विश्वविद्यालय ऐसे भी हैं जहाँ के हॉस्टल का वार्डन बनाया जाता है प्रोफेसर को। जेएनयू इस तरह का एक बड़ा विश्वविद्यालय है। वहाँ पे क्या होता है, जो प्रोफेसर होता है, प्रोफेसर से आप रात के 9 बजे भी मिल सकते हैं। उनके घर पे जाकर के या वो वहीं पर आकर के हॉस्टल में ही क्योंकि होता है, तो डिस्कशन जो है दिन भर चलते रह सकते हैं। तो इस तरह की व्यवस्था की इन्होंने बात कही थी और ये कहीं न कहीं कनेक्ट होती है आपकी जो भारतीय गुरुकुल की व्यवस्था है ना, कि गुरु और शिष्य साथ में रहते हैं, केवल क्लास तक ही, कैंपस तक ही संबंध नहीं है, बाहर भी संबंध है कि बाहर भी वो एक-दूसरे से इंटरैक्ट कर सकते हैं, सीख सकते हैं, जान सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, असहमत हो सकते हैं और जो है किसी भी विषय पर बहस करके लड़ाई-झगड़ा भी कर सकते हैं। ये जो है एक कल्चर बनाने की बात राधाकृष्णन आयोग कहता है, ठीक है? कि आवासों को निकट रहने की, इसीलिए तो आवास जो है निकट क्यों रखना है? क्या पास रह कर के क्या उसका गाड़ी का खर्चा थोड़ी बचाना है प्रोफ़ेसर का। बाकी जो असली उद्देश्य है वो यही है कि बच्चे के पास रह सके, विद्यार्थी के पास रह सके। इसके अलावा इनकी रिटायरमेंट को लेकर के कहा कि आम आयु जो है सामान्यतः 60 साल होनी चाहिए और अच्छे स्वास्थ्य वाले शिक्षकों को 64 साल की अवस्था तक अपने पदों पर कार्य करने की अनुमति दी जाए। यानी कि जो सामान्यतः 60 होनी चाहिए और जो अच्छा स्वास्थ्य है तो 64 तक भी उनके कार्यकाल को एक्सटेंड किया जा सकता है। ये जो है इन्होंने बात कही। लेकिन वर्तमान में नियम क्या है? वर्तमान में नियम जो है प्रोफ़ेसर के लिए रिटायरमेंट की जो एज है वो 65 है। ठीक है? 65 वर्ष की उम्र में जो है रिटायर होते हैं, 65 में। ठीक है? ये नियम है। इसके अलावा इनको जो डिवीज़न होगा वो कैसे-कैसे दिया गया? इन्होंने कहा कि 1 सप्ताह में शिक्षण का जो कार्य होगा, जो टीचिंग का काम होगा, वो करना है 18 घंटे से ज़्यादा नहीं, 18 घंटा मैक्सिमम। और जो बाकी का काम होगा वो मास्टर्स के विद्यार्थियों को और पीएचडी के विद्यार्थियों को, यानी कि शोध के विद्यार्थियों को 12 से 15 घंटे क्या करना है, इनको गाइडेंस देना है। ठीक है? 12-15 घंटे सप्ताह में इनको गाइडेंस देनी है और 18 घंटे आपको टीचिंग का काम करना है मैक्सिमम। ठीक है? इस तरह से इन्होंने डिवाइड किया हुआ है। 18 घंटे शिक्षण कार्य और जो काम है वो क्या है, 12 से 15 घंटे का आपको जो है पीएचडी और मास्टर्स के स्टूडेंट्स को देना है, उनको गाइडेंस की। ठीक है? तो ये जो है शिक्षक वर्ग से संबंधित प्रावधान या सुझाव जो है राधाकृष्णन आयोग ने दिए थे। तो ये थी सारी इंपॉर्टेंट बातें, लेकिन कुछ अन्य सुझाव के अंदर भी हमने इसको रखा हुआ है कि अन्य सुझाव जो है
ये राधा कृष्णन आयोग ने क्या दिए थे, ठीक है? क्या-क्या बातें इन्होंने इसमें की थी? एक मिनट मैं थोड़ा-सा इसमें मतलब लॉगिन करके ही ये वीडियो जो है रिकॉर्ड हो सकता है। समस्त शिक्षण संस्थानों में शिक्षण कार्य प्रारंभ होने से पहले शिक्षक और विद्यार्थी कुछ मिनट के लिए मौन चिंतन के बाद दैनिक कार्य आरंभ करें। अब ये धार्मिक शिक्षा वाला जो पॉइंट है ना, वही आध्यात्मिक वाला जो पॉइंट था, उद्देश्य में आपने पढ़ा, एक तरह का आध्यात्मिक जो है वातावरण और वो सारी चीज़ें बनाना कि विश्वविद्यालय का काम क्या होना चाहिए, एक तरह का जो है आध्यात्मिक शिक्षा देना भी होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि धार्मिक शिक्षा देनी है और धार्मिक शिक्षा कैसे देनी है कि शिक्षण कार्य शुरू होने से पहले कुछ मिनट का क्या करना है, मौन मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन करना है, ठीक है? उसके बाद दिन का काम शुरू करना है। इसके अलावा इन्होंने ये कहा कि स्नातक स्तर पर प्राथमिक और माध्यमिक और स्नातक स्तर पर क्या करना है, धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था करनी है, धार्मिक शिक्षा देनी है, ठीक है? और धार्मिक शिक्षा कैसे देनी है, स्नातक के पहले साल में क्या करना है क्योंकि जो है पहले साल में बच्चा आएगा तो वो कोई बहुत उतना ज्ञान लो नहीं होगा, तो उसको शुरुआत कहाँ से करानी है? विश्व के सभी महान धर्म गुरुओं, बुद्ध, सुकरात, ईसा, मोहम्मद, नानक, कबीर, रामानुजन, गांधी, इन सब की जो है जीवनियाँ पढ़ानी है। जो भी महान लोग हुए, जिन्होंने धर्म की दुनिया में कुछ किया है, धर्म को लेकर के व्याख्याएँ की, जो दार्शनिक हुए या फिर धर्म गुरु हुए, उनकी जीवनियाँ पढ़ानी है। फर्स्ट ईयर में तो यही करना है, ठीक है? सेकंड ईयर में क्या करना है, जो जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, उनके जो है सार्वभौमिक महत्व के अंशों का अध्ययन कराना है। जितने भी जो है धार्मिक ग्रंथ हैं, कुरान है, गीता है, बाइबिल है, गुरु ग्रंथ साहिब है, इसके अलावा जो बौद्धों में त्रिपिटक चलते हैं, वो सारी हैं। इन सब के जो सार्वभौमिक महत्व हैं, जो सभी के लिए अप्लाई किए जा सकते हैं, उनको जो है पढ़ाना है, उनकी अच्छी-अच्छी शिक्षाएँ सेकंड ईयर में देनी है और थर्ड ईयर में क्या करना है, धर्म दर्शन की प्रमुख समस्याओं का अध्ययन कराया जाए। कि धर्म दर्शन की जो रिलिजियस स्टडीज़ होती हैं, उसकी प्रमुख समस्याओं का अध्ययन कराना है क्योंकि फाइनल ईयर में आते-आते एक मैच्योरिटी जो है आ जाएगी ये सारी चीज़ें पढ़ते हुए, तो धर्म दर्शन की प्रमुख समस्याओं का अध्ययन कराना है। अब देखिए ये चीज़ें कहाँ से आ रही होंगी, ये कॉमन सेंस की बात है क्योंकि राधाकृष्णन आयोग है तो धर्म दर्शन क्योंकि खुद दर्शन शास्त्र के प्रोफ़ेसर हैं तो खुद वहीं से सारी चीज़ें आ ही जाएँगी क्योंकि अध्यक्ष हैं, बाकी भी सदस्य हैं, वो केवल ऐसा नहीं है कि राधाकृष्ण जी ने खुद ही बनाया, बाकियों ने खाली साइन किया। लेकिन जो अध्यक्ष होता है थोड़ा-सा उसका जो है महत्व भी हो जाता है। तो ये धर्म दर्शन वाला पॉइंट संभवतः उसी वजह से आया है, ठीक है? दूसरी चीज़ स्त्री शिक्षा को लेकर के उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थाओं में गृह विज्ञान, गृह सज्जा और पालन-पोषण की शिक्षा को के स्थान जो को भी जो है स्थान देना है, यानी कि होम साइंसेज़ जो है ये भी पढ़ाना है, ठीक है? होम साइंस भी आपको जो है हायर एजुकेशन में पढ़ाना है। तो शिक्षा प्राप्त करने में स्त्री पुरुषों का अनुकरण न करें, स्त्रियोचित शिक्षा प्राप्त करें। अब ये थोड़ा-सा प्रॉब्लमैटिक बात भी लग सकती है कि यहाँ पे ये कहना क्या चाहते हैं? स्त्रियोचित क्या होता है? ठीक है? और ऐसा ऐसी कौन-सी शिक्षा है जो स्त्रियों के लिए उचित नहीं है, स्त्रियोचित नहीं है? तो ये जो है आज के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा-सा ये वाला पॉइंट इर्रेलेवेंट हो चुका है। आप कह सकते हैं इस पॉइंट में, ठीक है? इर्रेलेवेंट आप इस पॉइंट को मानिए क्यों? क्योंकि स्त्रियोचित शिक्षा क्या होता है? ऐसी कौन-सी शिक्षा है जो स्त्रियों के लिए उचित नहीं है? ठीक है? हर क्षेत्र में इस महिलाएँ हैं और धूम-धाम से हैं, कोई समस्या नहीं है उसमें। हाँ, लेकिन ये वाला पॉइंट तो है ही रेलेवेंट कि सिलेबस में क्या होना चाहिए, गृह विज्ञान इत्यादि की भी होनी चाहिए कि अगर कोई उस क्षेत्र में पढ़ना चाहता है, उस क्षेत्र में जो है अनुसंधान करना चाहता है, काम करना चाहता है, तो वो भी जो है पाठ्यक्रम में होना चाहिए। ठीक है? तो ये जो वाला पॉइंट जो है हो। परास्नातक एवं अनुसंधान, एमए और एमएससी की उपाधियों के नियमों में एकरूपता स्थापित करनी है कि परास्नातक और अनुसंधान से संबंधित इन्होंने क्या कहा कि जो एमए और एमएससी की उपाधि है या एमकॉम भी आप जोड़ दीजिए इसमें, इनके नियमों में क्या हो, एकरूपता हो। ऐसा नहीं है कि एमए के लिए अलग ही नियम है, एमएससी के लिए अलग ही नियम है। एकरूपता जो है स्थापित होनी चाहिए। एक जैसे नियम लगभग-लगभग होने चाहिए और पीएचडी की परीक्षा में थीसिस के साथ-साथ मौखिक परीक्षा को भी शामिल किया जाए। इन्होंने क्या कहा कि पीएचडी की जो परीक्षा होती है और ये नियम है भी कि पीएचडी की परीक्षा में थीसिस तो जमा करनी ही है। आपको जो है एक शोध प्रबंध बनाना पड़ता है करीब 300 पेज का, वो तो करना ही करना है। साथ ही साथ क्या हो, मौखिक परीक्षा यानी कि जो ओरल होगा वो भी करना है। वो मौखिक परीक्षा भी होती है। पीएचडी में लास्ट में इंटरव्यू भी होता है। एक तो प्रवेश में तो के लिए, लेकिन जब आप बना लेते हैं, जब आप थीसिस सबमिट करते हैं, तो उसके बाद विश्वविद्यालय आपके बाहर का कोई एक्सपर्ट आता है उस विषय का और वो आपका जो है इंटरव्यू लेता है 40-45 मिनट का। आजकल तो ऑनलाइन भी चल जाता है, तो ऑनलाइन भी हो जाता है और कभी-कभी ऑफलाइन भी आ जाते हैं। ऑफलाइन भी लेकर के वो आपके जो है थीसिस से संबंधित
प्रश्न पूछते हैं और आपको उसमें अपनी थीसिस डिफेंड करना उसको कहते हैं, अपनी पीएचडी डिफेंड करना जो है वो करना पड़ता है। तो ये नियम है ही। इसके अलावा एक और नियम है आजकल जो पीएचडी में है, वो है आपको कम से कम 2 रिसर्च पेपर जो है आपको लिखने पड़ते हैं और छपाने पड़ते हैं। कहाँ? यूजीसी केयर लिस्टेड जर्नल्स में, ठीक है? पत्रिकाएँ होती हैं यूजीसी के द्वारा सत्यापित की हुई कि यहाँ छपेगा तो ही मान्यता होगी। वो तब जाकर के जो है पीएचडी मिलती है। ये 3 नियम है, लेकिन इन्होंने साथ में थीसिस और मौखिक परीक्षा को ही उस समय पे रखा हुआ था। और इसके अलावा विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित महाविद्यालय में अनुसंधान विभाग खोले जाएँ, यानी कि रिसर्च के जो है डिपार्टमेंट आपको कहाँ खोलने हैं? महाविद्यालयों में भी खोलने हैं। क्या खोलने हैं? महाविद्यालयों में भी रिसर्च के डिपार्टमेंट खोले जाएँ और ऐसा है भी। बहुत सारे महाविद्यालय ऐसे हैं जहाँ पे रिसर्च होती है, ठीक है? कि वो जो है जाते हैं। मतलब महाविद्यालय में भी कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो किसी के अंदर जो है पीएचडी करते हैं, रिसर्च करते हैं। क्योंकि महाविद्यालयों में भी तो प्रोफ़ेसर होते हैं, तो उनका टैलेंट जो है वेस्ट ना हो, वो भी किसी के गाइड हो सकें, वहाँ से भी फ़ायदा मिले शिक्षा को, तो वहाँ पे भी जो है अनुसंधान विभाग खोले जाते हैं, ठीक है? ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा परीक्षा के मूल्यांकन के लिए उन्होंने क्या कहा कि छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए वस्तुनिष्ठ परीक्षा का मूल्यांकन होते रहना चाहिए। वस्तुनिष्ठ परीक्षा यानी कि जो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होता है ना, एमसीक्यू वाला, तो वस्तुनिष्ठ परीक्षा जो है होती रहनी चाहिए, ठीक है? बीच-बीच में ताकि उनकी प्रोग्रेस देखी जा सके, ये होनी चाहिए। और साथ ही साथ इन्होंने कहा कि आंतरिक मूल्यांकन का महत्व बढ़ाते हुए भार बाह्य परीक्षाओं की संख्या में कमी की जाए। यानी कि ये तो बहुत अच्छी बात हो जाती कि इंटरनल का महत्व बढ़ाना है, एक्सटर्नल पेपर का महत्व कम करना है। हालाँकि ये ऐसा है नहीं। अब क्या किया गया है, आप लोग जनरली देखते हैं कि ग्रेजुएशन में तो 30 नंबर का इंटरनल और 70 नंबर का एक्सटर्नल होता है और अ, पीजी में क्या होता है 40 नंबर का इंटरनल, 60 नंबर का आपका एक्सटर्नल होता है। ज़्यादातर जो है नियम ज़्यादातर ये चल रहा होता है। लेकिन इन्होंने ये कहा था कि इंटरनल का महत्व ज़्यादा हो। इन्होंने इसलिए दिया गया ताकि जो है एक तरह से स्टैंडर्ड मेंटेन हो सके। एक्सटर्नल परीक्षा में क्या होगा, पेपर्स बाहर से आएगा तो कम से कम जो है बच्चा पढ़ कर के आएगा, एक वो रहेगा, वरना इंटरनल रहेगा तो उसको पता होगा कि पेपर में हम हमारे टीचर ने ये पढ़ाया है तो यही पढ़ो केवल और केवल, ठीक है? तो ये ना हो इसके लिए जो है एक्सटर्नल का महत्व ज़्यादा है, लेकिन इन्होंने कहा था कि एक्सटर्नल की परीक्षाओं में कमी करनी है, इंटरनल का महत्व बढ़ाना है और वस्तुनिष्ठ परीक्षा तैयार करनी है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि डिग्री कोर्स की जो परीक्षा होती है वो 3 साल में एक ही बार नहीं लेनी है, बल्कि क्या करनी है, हर साल एक बार लेनी है और हर साल उसको पास करना ज़रूरी है। जब फर्स्ट ईयर की परीक्षा पास होगी, तभी वो सेकंड ईयर में जा पाएगा, ऐसा प्रावधान होना चाहिए। और साथ ही साथ इन्होंने कहा, ऐसा नहीं है कि ग्रेजुएशन आप 3 साल तक बीएससी कर रहे हैं और लास्ट में जो है एक ही बार आपने पेपर देना है, ऐसा नहीं करना है। उन्होंने कहा हर साल के अंत में जो है होनी चाहिए। अब तो और भी नियम जो है और आ चुका है, अब तो सेमेस्टर हो चुका है। अब तो हर 6 महीने में जो है आपको परीक्षा पास करनी होती है। इसलिए जो है महाविद्यालय और विश्वविद्यालय अब केवल एग्ज़ाम मोड में ही दिन भर लगे रहते हैं। मतलब सेमेस्टर शुरू हुआ नहीं कि बस 1 महीने की पढ़ाई हुई, उसके बाद इंटरनल, दूसरे महीने की पढ़ाई हुई, उसके बाद फॉर्म भरे, तीसरे महीने जो है इस तरह से जो है कार्यक्रम चलते हैं। तो सेमेस्टर में बहुत ही ज़्यादा जो है भाग-दौड़ की स्थिति बनी रहती है। ये एक ड्रॉबैक ज़रूर है सेमेस्टर सिस्टम का। वैसे लाए तो अच्छे उद्देश्य से ही थे कि जो है साथ ही साथ जो है बीच-बीच में भी मूल्यांकन होता रहे। ठीक है? तो 1 साल के बाद जो है परीक्षा उत्तीर्ण करनी अनिवार्य हो, ये कहा। परीक्षा के स्तर का उन्नयन करने के लिए प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के न्यूनतम प्राप्तांक क्या होने चाहिए? 70, 55 और 40 होना चाहिए कि फर्स्ट डिवीजन इसको मिलेगी जिसके 70% होंगे, सेकंड उसको जिसके 55 होंगे और थर्ड उसको जिसके 40 प्लस होंगे। ठीक है? तो ये जो है बात कही गई। सभी विश्वविद्यालयों की परीक्षा में कृपांक जो ग्रेस मार्क्स होते हैं, उसकी पद्धति समाप्त की जाए। ये बड़ी ज़रूरी चीज़ थी कि ग्रेस मार्क्स कम से कम खत्म करो भाई। कि कोई पास नहीं हो रहा तो टीचर ने अपनी तरफ से ग्रेस मार्क्स दे दिया। ये पद्धति खत्म की जाए, तभी तो स्टैंडर्ड मेंटेन हो पाएगा। तो परीक्षा एवं मूल्यांकन संबंधी सुझाव ये थे। इसके अलावा इन्होंने विधान, संगठन और नियंत्रण से संबंध में क्या कहा? इन्होंने कहा कि समस्त विश्वविद्यालयों के सर्वोच्च अधिकारी के रूप में राष्ट्रपति की आगंतुक के रूप में नियुक्ति, यानी कि किसके रूप में? विजिटर के रूप में। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि आगंतुक कौन होता है विश्वविद्यालय में? सर्वोच्च अधिकारी के रूप में आगंतुक कौन होता है? विजिटर कौन होता है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं, वो क्या होते हैं? विजिटर होते हैं। ठीक है? ये पहला नियम है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि राज्य के राज्यपाल की कुलाधिपति या ठीक है, इसके रूप में जो है नियुक्ति होनी चाहिए। कुलाधिपति के लिए शब्द किया जा सकता है चांसलर, चांसलर, ठीक है? कुलाधिपति। और कुलपति के लिए क्या किया जाता है? वाइस चांसलर, वीसी इसको कहा जाता है। ठीक है? तो कुलाधिपति यानी कि चांसलर कौन होगा?
उस राज्य का राज्यपाल होगा, ठीक है। वो कुलाधिपति होगा, चांसलर होगा, और वाइस चांसलर होगा। राज्यपाल नियुक्त करेगा किसको? विश्वविद्यालय के सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी को वो जो है वाइस चांसलर नियुक्त करेगा। तो सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होगा वो प्रोफेसर ही होता है। प्रोफेसर ही जो है पदोन्नत होते होते रजिस्ट्रार और अलग अलग स्तरों पर पहुंचते पहुंचते जो है वाइस चांसलर की पोस्ट तक पहुंचते हैं। तो वाइस चांसलर से बड़ा विश्व यूनिवर्सिटी में कोई नहीं होता, सबसे बड़ा कौन होता है? वाइस चांसलर होता है, ठीक है। एक यूनिवर्सिटी का एक वाइस चांसलर होता है, ठीक है। और राज्यपाल कुलाधिपति चांसलर होते हैं, तो उस राज्य में जितने भी विश्वविद्यालय हैं उन सबके होते हैं। इसके अलावा पाठ्यक्रमों का निर्धारण करने के लिए बोर्ड ऑफ स्टडीज का गठन होगा प्रत्येक यूनिवर्सिटी में। हर यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस निर्धारित करेगा वो ऐसे नहीं कि विभाग ने अपनी तरफ से बना दिया, उसके लिए क्या होगा? बोर्ड ऑफ स्टडीज बैठेगा, हर विभाग के लोग इसमें बैठते हैं। बीओएस इसको कहा जाता है। कई आपने सुना अपने टीचर्स के मुंह से ये वाला वाक्य, ये जो शब्द सुना आपने, बोर्ड ऑफ स्टडीज या बीओएस कह देते हैं इसको। तो आज कहते हैं जैसे आज बीओएस की मीटिंग है, तो बीओएस यानी बोर्ड ऑफ स्टडीज, जो पाठ्यक्रम वगैरह बनाते हैं उसकी मीटिंग। इसके अलावा इन्होंने कहा कि शैक्षिक परिषद एकेडमिक काउंसिल का गठन करना है। किसके लिए? शैक्षिक गतिविधियों में निर्णय लेने के लिए, ठीक है। इसके लिए एकेडमिक काउंसिल का गठन, और साथ ही साथ वित्तीय आवश्यकताओं तथा आय व्यय का लेखा जोखा रखने के लिए वित्त समिति यानी कि फाइनेंस कमेटी का, फाइनेंशियल नहीं, फाइनेंस कमेटी का गठन करना है। तो इस तरह से जो है विधान संगठन और नियंत्रण चलेगा, कंट्रोल एवं जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर है वो इस तरह से होगा, ठीक है। तो ये जो है हायरार्की यूनिवर्सिटीज में बनेगी, जो कि है भी, और इस तरह से सारी की सारी व्यवस्था इसमें चलेगी। तो ये थे आपके राधा कृष्णन आयोग संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य, और ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसका पीडीएफ आपको ऐप के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद मैं इसका पीडीएफ आपको भेज दूंगा ऐप के अंदर, ठीक है। तो आज की आपकी पहली क्लास थी, उम्मीद करता हूँ कि आज थोड़ा विस्तार में ही चलाया गया है, आराम से पढ़ाया गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, ठीक है। बाकी की क्लास में हम कल पढ़ेंगे आपका मुदालियर आयोग, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ठीक है। पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। बाकी क्लासेस भी आपकी चल रही है, जीएस में ज्योग्राफी चल ही रहा है, इसके अलावा रीजनिंग भी हमने स्टार्ट कर दी है। इसके अलावा हम जल्दी ही शुरू करने वाले हैं उत्तराखंड का पोर्शन, और उत्तराखंड के पोर्शन में भी हम थोड़ा रोचक जो हिस्से हैं वहीं से शुरुआत करेंगे, और उत्तराखंड में भी हम वो करेंगे जो आपको थोड़ा बहुत आता है, और वो है आपका आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर में वही सब आभूषण, वाद्य यंत्र, नृत्य वगैरह, वो सारी चीजें जो है हम आपका करा देंगे। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन जरूर बनते हैं, ठीक है। तो वो हम स्टार्ट करने वाले हैं 1-2 दिन में जल्दी, ठीक है। फिलहाल आप लोग पढ़ते रहिए और बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है। धन्यवाद आपका।